एक पुलिस ऑफिसर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पूरा पुलिस विभाग उसे ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। मामला और उलझ जाता है जब उसी केस से जुड़ी कई लड़कियों के गायब होने पर परतें खुलने लगती है। अब इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है एक नई लेडी पुलिस ऑफिसर नर्मदा को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ नर्मदा स्टोरी जो 2026 में आई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, उसके सामने ऐसे राज खुलते हैं जो सिर्फ अपराध की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। एक माँ के संघर्ष और इंसाफ की असली कीमत को भी उजागर करता है। आखिर गायब हुआ पुलिस अफसर कहाँ गया? पावर हाउस में मिली जली हुई लाश किसकी थी? निशा नाम का किन्नर इस पूरे रहस्य से कैसे जुड़ा हुआ था? और नर्मदा ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसकी वजह से उसका खुद का करियर दांव पर लग गया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं एक ऐसी क्राइम थ्रिलर की कहानी जो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बांधे रखेगी। मूवी के शुरुआत में हम एक पुलिस वाले के घर में उस पुलिस वाले के बच्चे को देखते हैं। वह उसके पापा के मोबाइल पर कार्टून देख रहा था और तभी उस मोबाइल पर किसी का फोन आता है, जिसकी वजह से वह पुलिस वाला अपने बच्चों के हाथ से फोन लेकर बात करने लगता है। लेकिन वह बच्चा जो है वो फोन देखने के लिए ही जिद करता है, जिसकी वजह से वह अपना फोन अपने बच्चे को देकर किसी से मिलने के लिए निकलता है। उसकी बीवी जो है वो उसे फोन लेकर जाने को कहती है, लेकिन वह पुलिस वाला मना कर देता है। वह कहता है 10 मिनट का काम है, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वह जाता तो है लेकिन वापस लौटता ही नहीं, जिसकी वजह से पूरे मीडिया में यह खबर फैल जाती है और वह लोग टीवी पर यह बोलते हैं कि एक पुलिस वाला गुम हो गया। लेकिन पुलिस वाली उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेशर झेलना पड़ता है। दूसरी ओर पुलिस वाले भी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। इसलिए डिपार्टमेंट उस पुलिस वाले के जगह पर एक लेडी पुलिस वाली को भेज देती है और वह पुलिस वाली का केस देखकर इस पुलिस वाली को दे देते हैं। इस पुलिस वाली का नाम नर्मदा होता है। वह नई नई यह जॉब कर रही थी और उसके घर में उसके पापा के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन उसके पापा को उसकी पुलिस जॉब से ऐतराज था। वह बार बार अपनी बेटी से बोल रहे थे कि यह जॉब छोड़ दो, किसी टीचर की जॉब कर लो। दरअसल उनको पुलिस वालों से बहुत नफरत थी, और क्यों नफरत थी यह हम आगे जाकर देखेंगे। इसलिए वह बहुत बीमार भी रहते थे। नर्मदा को जब जॉब मिली तो वह अपने पापा को भी इस शहर में लेकर आ गई थी। वह अपने पापा का ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी भी रख ली थी। नौकरानी जब घर पहुंचती है तो वह साथ में अपनी बच्ची को लेकर आई थी। दरअसल उसकी बच्ची का नाम रोशनी था और वह बोल नहीं सकती थी, सुन भी नहीं पाती थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करती थी। वह जो कुछ भी देखती थी वह सब कुछ अपने नोटबुक में लिख देती थी। नर्मदा यहाँ पर नोटिस करती है कि रोशनी की एक कान में रिंग नहीं है, इसलिए वह नौकरानी से पूछती है कि रोशनी ने एक कान में रिंग क्यों नहीं पहना है, जिस पर नौकरानी बोलती है कि शायद घर में छूट गया होगा। इसके बाद हम नर्मदा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पर हेड कांस्टेबल शुक्ला एक पावर हाउस के एम्प्लॉय को पीट रहा था। नर्मदा उससे पूछती है कि क्या वह उस आदमी को क्यों मार रहा है, जिस पर शुक्ला उस पुलिस वाले के बारे में बताता है कि जो गुम हो गया था दरअसल उस पुलिस वाले का नाम पुरुषोत्तम था, और पुरुषोत्तम जिस दिन घर से निकला था उस दिन पुरुषोत्तम को पावर हाउस से ही फोन आया था। इसके साथ ही वह दिन ड्यूटी कर रहा था, इसलिए शुक्ला उस आदमी को पीटकर यह पूछ रहा था कि उस दिन पुरुषोत्तम को पावर हाउस से किसने फोन किया था। और वह आदमी बार बार यह बोल रहा था कि उस दिन पावर हाउस में वह अकेला ही था, लेकिन फोन उसने नहीं किया था। इसके बाद हम गुलाब नाम की एक लेडी कांस्टेबल को देखते हैं। उसके पास दो औरतें आई हुई थी हरासमेंट का रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन गुलाब यहाँ पर रिपोर्ट न लिखकर उन लोगों को वापस लौटा देती है। इसके बाद उसे उसका पति फोन करता है। यहाँ पर पता चलता है कि उसका पति उसे बहुत तंग करता है, इसलिए गुलाब उससे बहुत डरती थी। उसका पति उसे जल्दी से घर आने को कहता है, लेकिन गुलाब जो है वो नर्मदा से छुट्टी मांगने से डर रही थी। इसी बीच नर्मदा यहाँ पर चली आती है और कुछ नोटिस बोर्ड को देखती है। नोटिस बोर्ड पर बहुत सारे गुम होने वाली लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई थी। यहाँ पर शुक्ला आकर कहता है यह सारी लड़कियां कुछ दिन पहले लापता हुई है
और इस केस को पुरुषोत्तम ही देख रहा था। नर्मदा यह सब सुनने के बाद जैसे ही गुलाब की ओर देखती है, तभी गुलाब जो है वो मेकअप कर रही थी। नर्मदा यह सब देखकर गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो गुलाब को डांट लगा देती है और मुंह धोकर आने को कहती है, जिसके बाद गुलाब जो है वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। यह सब देखकर नर्मदा हैरान हो जाती है और तभी शुक्ला कहता है कि मैडम वो मुंह धोने के लिए घर गई है, क्योंकि यहाँ पर लेडीज वॉशरूम नहीं है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में मीडिया और पावर हाउस के कुछ एम्प्लॉय चले आते हैं। वे लोग नर्मदा और शुक्ला से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिनका कि कोई ढंग का जवाब नहीं होता उन लोगों के पास। पावर हाउस के एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था कि कॉल पावर हाउस के एम्प्लॉय ने ही किया है। बाकी एम्प्लॉय कहता है, जिस वक्त कॉल गया था उस वक्त हमारा एम्प्लॉय खाना खाने गया था, पावर हाउस में कोई भी नहीं था। उसके बाद शुक्ला उस एम्प्लॉय को छोड़ देता है। नर्मदा जो है इस केस को और भी अच्छे से स्टडी करती है। वो पहले पुरुषोत्तम की बीवी से मिलने जाती है, फिर उनका बयान लेती है, जिसके बाद वो एसडीओपी से मिलती है। एसडीओपी जो है वो नर्मदा के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि वह चाह रहा था कि अगर वह पावर हाउस का एम्प्लॉय कुछ दिन और जेल में रहता तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा कम प्रेशर पड़ता। लेकिन नर्मदा कहती है, सर, ना तो उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत है और ना ही टेलीफोन पर उसका कोई फिंगरप्रिंट है, कैसे उसे जेल में रखूं। इसके साथ ही नर्मदा यह भी कहती है कि अगर पुरुषोत्तम की बीवी ने कोई केस किया होता या एक एफआईआर भी दर्ज कर दी होती तो शायद हम उस एम्प्लॉय को जेल में डाल सकते थे, लेकिन उनके तरफ से ना कोई केस हुआ है और ना ही कोई एफआईआर मिली है। एसडीओपी यह सब सुनने के बाद नर्मदा को और अच्छे से जांच करने को कहता है। इसके बाद नर्मदा जो है वो पावर हाउस जाकर छानबीन करती है, लेकिन उसे कुछ भी पक्का सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं एक बाजार के पास एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तभी वहां पर नर्मदा भी मौजूद थी और उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है। यह सब देखकर अपने बीते हुए दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि जब वो पुलिस बनने के लिए तैयार हो रही थी तभी उसे भी लड़के ऐसे ही परेशान करते थे। वो उन लड़कों को कुछ भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब वो एक पुलिस वाली है, उसके पास पावर है, इसलिए वो गाड़ी से एक डंडा निकालकर उन लड़कों को पीटने लगती है। वहां पर शुक्ला और गुलाब भी मौजूद थे। वे लोग नर्मदा को उन लड़कों को पीटते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नर्मदा, शुक्ला और गुलाब नर्मदा नदी के तट पर जाकर छानबीन करते हैं। यहाँ पर नर्मदा को उल्टियां आना शुरू हो जाती है, क्योंकि यह बहुत गंदी जगह थी। यहाँ पर एक आदमी शुक्ला से पूछता है, नर्मदा को क्या हुआ, जिस पर शुक्ला कहता है वह एक लड़की है और वह नई नई पुलिस की जॉब कर रही है, उसे बहुत बड़ा केस मिला है, इसलिए वह टेंशन को झेल नहीं पा रही है और यह सब हो रहा है। यहाँ पर नर्मदा जो है वो शुक्ला की सारी बातें को सुन लेती है। उसे यहाँ पर पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती है। वह एक जलता हुआ घर देखती है और उसे समझ में आ जाता है। उसके बाद वो उस टेंशन को झेल नहीं पा रही थी। यह सब उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पर नर्मदा जो है वो एक छोटी सी बच्ची को देखती है और उसे अपने पुराने सीन याद आते हैं। वह छोटी सी बच्ची कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही होती है। इसलिए वह घर जाकर बाथरूम में बैठकर रोने लगती है। वो यहाँ पर अपनी माँ को याद करती है। बचपन में उसकी माँ उससे बोलती थी कि कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। यह कैंसर की तरह इंसान को धीरे धीरे खा जाती है। सोचना, समझना, सही गलत यह सब भूल जाती है। नर्मदा यह सब सोचकर बाथरूम में बैठी थी, लेकिन उसका पापा उसे वह ताना मारते हुए समझा रहा था। वो कहता है, अभी भी टाइम है, पुलिस की जॉब छोड़ दे, कोई टीचर की जॉब कर ले। तेरे से पहले कितने पुलिस वाले इस केस में शामिल थे, लेकिन कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया। तू भी अभी आकर सॉल्व कर लेगी। इसके बाद जो है गुलाब नर्मदा को फोन करती है, कहती है पावर हाउस में एक जला हुआ लाश मिला है। नर्मदा यह सब सुनकर पावर हाउस जाकर उस लाश को देखती है। वह लाश जो है वो पूरी तरह एसिड से जला हुआ था। पावर हाउस के एम्प्लॉय कहते हैं कि यहाँ पर पावर हाउस की सर्विसिंग के लिए एसिड रखा हुआ था। यहाँ पर शुक्ला कहता है यह लाश पुरुषोत्तम का ही है, क्योंकि रिसेंट टाइम में पुरुषोत्तम के अलावा कोई भी गुम नहीं हुआ है। इसके साथ ही गुम होने से पहले पुरुषोत्तम को पावर हाउस से ही फोन गया था। यह सब सुनकर नर्मदा उस लाश को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। शुक्ला को ऑर्डर देती है कि वो उस आदमी को अरेस्ट कर ले जिससे शुक्ला पहले अरेस्ट कर चुका था, लेकिन बाद में नर्मदा के कहने पर उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि अभी लाश मिलने के बाद पूरा शक उस आदमी के ऊपर ही जा रहा था। शुक्ला यह सब सुनने के बाद उस आदमी को अरेस्ट कर लेता है
और उसे जेल में डाल देता है। इसके बाद हम गुलाब और उसके पति को देखते हैं पुलिस स्टेशन के पास। उसका पति पुलिस स्टेशन के सामने ही जलील कर रहा था, लेकिन गुलाब जो है वो अपने पति को कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती थी। इसके बाद एक औरत अपने ससुर के साथ रिपोर्ट लिखवाने आई थी। वो गुलाब को कहती है कि उसका पति उसे रोज दारू पीकर मारता है, इसलिए वह पुलिस को कुछ बताएगी और उससे मदद मांगेगी। लेकिन गुलाब जो है वो रिपोर्ट लिखती ही नहीं है। वह उन लोगों को कहती है कि यह तो घर का ही मैटर है, इसे पुलिस स्टेशन में लाने की क्या जरूरत थी। वह उस औरत के ससुर को समझाती है कि आप अपने बेटे को समझाइए, वह समझ जाएगा, ऐसे केस लेकर यहाँ मत आओ, हमें और भी केस देखना होता है। यहाँ पर हम नर्मदा को भी देखते हैं, वह गुलाब को ही देख रही थी। उसे पता चल जाता है कि गुलाब जो है वो बिना रिपोर्ट लिखे ही उस औरत को भगा दी है। इसलिए वह गुलाब को कहती है कि वह उस औरत को फिर से बुलाए, क्योंकि इस बार उस औरत से नर्मदा ही बात करने वाली है। इसके साथ ही वह गुलाब को एक और काम देती है। वह उसे बैंक भेजती है, जिस बैंक में कि गुलाब का पति काम करता है। दरअसल नर्मदा का बैंक अकाउंट दूसरे शहर में था और अभी इस शहर में ट्रांसफर करना है, इसलिए वह गुलाब को अपनी डॉक्यूमेंट्स देकर बैंक भेज देती है। गुलाब जाने के बाद शुक्ला नर्मदा को कहता है कि गुलाब का पापा भी एक बहादुर पुलिस वाला था, लेकिन उसकी बेटी गुलाब बहुत ही डरपोक पुलिस वाली है, अपने पति से बहुत डरती है। इसके बाद हम गुलाब को बैंक के पास देखते हैं। वह डरते हुए बैंक में घुसकर मैनेजर से मिलती है। मैनेजर को पता था कि गुलाब जो है वो उसके एम्प्लॉय की बीवी है, इसलिए वह उसके पति को बुलाकर उस अकाउंट को देखने को कहता है। लेकिन यहाँ पर उसका पति कहता है इसे 4 दिन लग जाएंगे, जिसे सुनकर मैनेजर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसे 2 मिनट में सॉल्व कर दो। जिसके बाद गुलाब का पति उस अकाउंट पर काम करने लगता है, गुलाब को बाहर ले जाता है और वह बैंक के बाहर गुलाब को बहुत जलील करता है। इसके बाद हम पुरुषोत्तम की बीवी को देखते हैं। वो अपने पति के डेड बॉडी को ले जाने के लिए आई थी। डॉक्टर जो है वो पुरुषोत्तम की बीवी को नर्मदा से बात कराते हैं। नर्मदा उससे कहती है कि वह बॉडी पुरुषोत्तम का नहीं है, बल्कि वह दूसरे किसी इंसान का बॉडी है, जिसे सुनकर पुरुषोत्तम की बीवी और भी परेशान हो जाती है। इसके बाद नर्मदा आसपास के पुलिस स्टेशन में जितने भी लापता होने की रिपोर्ट थी वह सब मांग लेती है, जिससे पता चलता है कि पुरुषोत्तम के गुम होने के आसपास और 5 लोग भी गुम हुए, उनमें से एक किन्नर भी था। जिसके बाद नर्मदा उन सभी लोगों के परिवार वालों से मिलती है, लेकिन कहीं पर भी उसे कुछ भी सबूत नहीं मिलता। जिसके बाद वह उस किन्नर के बारे में पूछने जाती है। उस किन्नर का नाम निशा होता है। यहाँ पर बहुत सारे किन्नर थे और उन लोगों की गुरु माँ भी थी, लेकिन यहाँ पर गुरु माँ कुछ भी जवाब नहीं देती है। इसके साथ ही वह बदतमीजी भी करती है, जिससे नर्मदा उस गुरु माँ को थप्पड़ लगा देती है। यह सब देखकर सारे किन्नर भड़क जाते हैं। वे लोग नर्मदा को भगा देते हैं। जिसके बाद नर्मदा को गुरु माँ के ऊपर शक होता है, इसलिए वह पूरा टीम लेकर वह गुरु माँ को पकड़ती है। जिसके बाद गुरु माँ नर्मदा को निशा के कमरे में लेकर जाती है। वहां पर उसे एक चाबी मिलती है, इसलिए वह उस चाबी को लेकर सीधा पावर हाउस पहुंचती है। उस पावर हाउस के गेट में एक ताला लगा हुआ था। वो उस चाबी से उस ताले को खोलती है, जिससे पता चलता है कि निशा पावर हाउस आता था। इसके बाद नर्मदा से निशा के कमरे में जाती है। इसके बाद अच्छे से कमरे की तलाशी लेती है, जिससे पॉलिथीन में बंद कुछ कपड़े मिलते हैं, साथ ही ढेर सारा पैसा भी मिलता है। जिसको देखने के बाद गुरु माँ नर्मदा को एक सामान दिखाती है। वह था एक पिस्टल, जो कि गुरु माँ निशा से खरीदी थी। वह पिस्टल देखने में किसी पुलिस वाले की पिस्टल जैसी लग रही थी, इसलिए नर्मदा गुरु माँ को भी जेल में डाल देती है, क्योंकि नर्मदा को गुरु माँ के ऊपर शक था। शायद गुरु माँ और कुछ भी जानती होगी। इसके बाद दूसरी ओर हम नर्मदा के पापा को देखते हैं। उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था, इसलिए वह नर्मदा को फोन कर रहे थे, लेकिन नर्मदा जो है इस केस के लिए फोन नहीं उठा रही थी, जिससे कि उसके पापा बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद नौकरानी जो है नर्मदा के पापा को हॉस्पिटल लेकर जाती है और नर्मदा को भी खबर कर देती है। जिसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो गुलाब जो है वो घर के बाहर खड़ी थी और तभी उसके पति का फोन आता है और उसका पति उसे बहुत डांटता है, क्योंकि वह रात हो चुका था। उसका पति कहता है तू अगर जल्दी नहीं आई तो मैं आज तुझे बहुत मारूंगा। यह सब सुनकर गुलाब बहुत डर जाती है, इसलिए वह नर्मदा को बार बार फोन करने लगती है। नर्मदा जब देखती है कि गुलाब उसे बार बार फोन कर रही है तो वो गुस्सा हो जाती है। वह गुलाब के पास जाकर पूछती है कि वह बार बार फोन क्यों कर रही है, तो वह कहती है उसका पति उसे जल्दी आने को कहता है। इसी बीच उसका पति का भी फोन आ जाता है, जिसे देखकर नर्मदा फोन उठा लेती है और स्पीकर ऑन कर देती है। उसका पति जो है वो बहुत बुरी तरीके से गुलाब को डांट रहा था। वह वर्दी और पुलिस वालों को भी बुरा भला कह रहा था।
नर्मदा यहाँ पर गुलाब के पति को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन गुलाब का जो है वो डांट लगा देती है। वह कहती है, तुम्हारा पापा इस वर्दी के लिए अपने सीने में गोली खाया है और तुम इस वर्दी की इज्जत नहीं कर पा रही हो। तुम्हारा पति इतना बुरा भला कह रहा है और तुम चुपचाप सुन रही हो। तुम एक औरत हो, उसके साथ ही एक लेडी कांस्टेबल हो। अगर तुम खुद ही अपने पति के अत्याचार को सह रही हो तो तुम लोगों की क्या मदद कर पाओगी, क्या इंसाफ दिला पाओगी? इतना कहकर नर्मदा शुक्ला को ऑर्डर देती है कि वह गुलाब को अपने घर छोड़ दे। इसके बाद नेक्स्ट डे जब नर्मदा पुलिस स्टेशन जाती है तो वो देखती है कि गुलाब जो है अपने पति को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत पीट रही थी। नर्मदा कहती है, यह इनलीगल है, हम किसी को ऐसे लाकर नहीं पीट सकते। जिस पर गुलाब कहती है, यह लीगल है मैडम, मैं इसके ऊपर वो सारा चार्ज लगाई हूँ जो वह मेरे साथ करता है। आज मैं इससे सारी चीजों का बदला ले लूंगी। इतना बोलकर गुलाब रोने लगती है, जिसके बाद नर्मदा उसे अच्छे से समझाती है, जैसे कि गुलाब अपने पति को एक लास्ट चांस देती है, इसलिए वो अपने पति को लेकर घर छोड़ देती है। इसके बाद नर्मदा उन सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करती है जो चीज़ उसे निशा के कमरे में मिला था, जिससे पता चलता है कि पिस्टल पुरुषोत्तम का ही है। इसके साथ यह भी पता चलता है कि इस एरिया में जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उन सब का साथ निशा का भी कुछ लिंक था। इसलिए नर्मदा गुरुमा को पावर हाउस में एम्प्लॉय को फिर से पूछती है। गुरुमा कहती है, निशा बहुत ही खतरनाक इंसान था, वह किसी को से भी नहीं डरता था, वह लड़कियों को किडनैप करके बेच देता था। उसे बहुत मना किया गया लेकिन वह किसी की भी बात नहीं माना। लोग हमें बुरा न माने इसलिए हम भी चुप रह जाते थे। इसके बाद पावर हाउस का एम्प्लॉय कहता है कि वह मेरा दोस्त बन गया था, गांजा पीना भी उसी ने ही सिखाया था। कभी कभी पावर हाउस में भी चला आता था लेकिन चाबी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। दरअसल निशा जो है चुपके से असली चाबी की छाप लेकर एक नकली चाबी बनवाया था। इसके बाद नर्मदा पुरुषोत्तम की बीवी से मिलती है तो वह उसे बताती है कि यह केस सिर्फ निशा की और ही जा रहा है। जिसके बाद पुरुषोत्तम की बीवी कहती है कि निशा उसके बेटे के बर्थडे पर घर आई थी। उस बर्थडे में किन्नर लोगों को नाचने के लिए बुलाया गया था, इसलिए बर्थडे के बाद जब पुरुषोत्तम निशा को 21,000 दिया तब निशा उस पैसे को लेने से मना कर दिया था क्योंकि वह 1 लाख की डिमांड कर रहा था। यह सब सुनने के बाद नर्मदा फिर से पुलिस स्टेशन जाकर गुरुमा से निशा से असली घर का पता पूछती है। गुरुमा कहती है कि उसे निशा के असली घर का पता मालूम नहीं है क्योंकि वह एक रईस घर का लड़का है, क्योंकि वह जब 10 साल का था तो उसके पापा उसे यहाँ छोड़ गया था और इसके साथ ही वह 1 लाख भी दिया था। गुरुमा यहाँ पर एक चाय वाले की बात भी करती है जिससे कि निशा के पापा को गुरुमा से मिलवाया था। इसके बाद नर्मदा उस चाय वाले से मिलती है। चाय वाला कहता है कि निशा का पापा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका नाम तीरथ अग्रवाल है। यह सब सुनने के बाद नर्मदा तीरथ अग्रवाल से मिलती है। दरअसल निशा का नाम पहले निशांत था। यहाँ पर अग्रवाल निशा को अपना बेटा मानने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही निशा की माँ को निशा के बारे में पता चलता है तो वह सारा सच बता देती है। इसके साथ ही वह डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाती है। इसके बाद नर्मदा एक लापता लड़की के पिता से मिलती है। वह कहता है कि उसकी बेटी उसके पास ही सोई थी, लेकिन कुछ देर बाद वह पास में नहीं थी। पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गया तो वह लोग कहते हैं कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भागी होगी। कंप्लेन बॉक्स में कंप्लेन देते हैं तो खुद ही थक गया, लेकिन पुलिस वाले ने मुझे कभी कोई हेल्प नहीं की। इसके बाद नर्मदा को एसडीओपी बुलाता है। नर्मदा एसडीओपी से डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और उस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक पावर हाउस में जो डेड बॉडी मिला था वो निशा का ही है। एसडीओपी इस केस के लिए खुश होता है, लेकिन वह पुरुषोत्तम के केस के लिए गुस्सा करता है क्योंकि नर्मदा के पास पुरुषोत्तम के केस का कुछ भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। इसलिए वह नर्मदा को वार्निंग देता है कि अगर वह पुरुषोत्तम को जल्दी न ढूंढ पाए तो वह नर्मदा को इस केस से दूर करके ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद नर्मदा अपने पुलिस स्टेशन के कंप्लेन बॉक्स को खुलवाती है। इस बॉक्स में बहुत सारा चिट्ठी था। नर्मदा उन चिट्ठी में से एक चिट्ठी को निकालकर पढ़ने लगती है। यह चिट्ठी अग्नि दुबे की थी। अग्नि दुबे कोई और नहीं बल्कि नर्मदा की नौकरानी है। दरअसल अग्नि जो है वो पहले पुरुषोत्तम के घर पर काम करती थी। एक दिन पुरुषोत्तम का बेटा का बर्थडे था। उस दिन बर्थडे में कुछ लोग पटाखा फोड़ रहे थे जिसके लिए रोशनी डर रही थी। अग्नि यह सब देखकर रोशनी को एक जगह पर ले जाकर सुला देती है। बर्थडे में बहुत लोग आए थे, इसलिए अग्नि अपनी बेटी को अकेली छोड़कर पार्टी वाले जगह पर काम करने लगती है। लेकिन जब वह वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी बेटी उस जगह पर नहीं है। जिसके बाद अग्नि के साथ ही पुरुषोत्तम भी रोशनी को ढूंढने लगता है। उन लोगों को रोशनी घर में कुछ दूर निशा के साथ दिखती है। निशा जो है रोशनी को उठाकर ले जा रही थी। निशा अग्नि से कहता है कि मैं तो उसे तुम्हारे पास ही ला रही थी, अंधेरा होने की वजह से मुझे रास्ता नहीं दिखा इसलिए यहाँ चला आया।
पुरुषोत्तम जो है यह सब देखकर भी अग्नि की मदद नहीं करता है और इस घटना के बाद निशा जो है अग्नि और रोशनी के पीछे पड़ जाता है। वह दोनों जहां भी जाते हैं निशा उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। लेकिन यह सब देखकर वो बहुत डर गई थी, इसलिए वह पुरुषोत्तम की बीवी से बात करती है, लेकिन उसे कुछ भी मदद नहीं मिलती। वह पुलिस स्टेशन भी जाती है, यहाँ पर उसे भगा देता है। वह लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे। इसके साथ ही अग्नि एसडीओपी से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं कर पाता। वह कांस्टेबल से उसे कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट के बारे में कहता है, इसलिए अग्नि जो है अपना कंप्लेंट इस कंप्लेंट बॉक्स में डाल देती है। नर्मदा यह सब पढ़ने के बाद रात को जब घर जाती है तो वह रोशनी की नोटबुक पढ़ती है। रोशनी जो है अपने आंखों के सामने जो भी देखती थी वो इस नोटबुक में लिख देती थी। रोशनी अपने नोटबुक में निशा के बारे में लिखी थी। दरअसल अग्नि जो है उसे पता चल चुका था कि उसे और कोई भी मदद नहीं करेगा, इसलिए वह निशा का ही पीछा करने लग गई थी। निशा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यह सब पता कर ली थी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में निशा को पावर हाउस के एम्प्लॉय को देखते हैं। वह दोनों पावर हाउस में बैठकर गांजा फूंक रहा होता है। कुछ टाइम बाद पावर हाउस का जो एम्प्लॉय था वह खाना खाने के लिए अपने घर जाने लगता है। साथ ही निशा भी निकलता है। पावर हाउस का जो एम्प्लॉय है वह गेट पर ताला लगा देता है। इसके बाद जैसे ही दोनों वहां से चले जाते हैं, कुछ टाइम बाद निशा फिर से वापस लौटता है और उसके पास एक और चाबी था। वह उस चाबी की मदद से पावर हाउस का गेट खोलकर अंदर चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुरुषोत्तम का फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि निशा ही था। इसके साथ हम अग्नि को भी यहाँ देखते हैं। वो चोरी छुपी निशा को देख रही थी। नेक्स्ट डे जब पुरुषोत्तम लापता होता है तो पुरुषोत्तम की जो बीवी है वो परेशान ही होती है। अग्नि को शायद पुरुषोत्तम के बारे में पता था, इसलिए वो पुरुषोत्तम के बारे में कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुरुषोत्तम की बीवी और हेड कांस्टेबल शुक्ला अग्नि की एक बात भी नहीं सुनता है। इसके साथ ही वो लोग अग्नि को वहां से भगा देता है। इसलिए अग्नि जो है वो निशा से मिलने जाती है और निशा से मिलकर पूछती है पुरुषोत्तम कहाँ है। उसका बीवी बच्चा उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर निशा जो है वो कुछ भी सही से जवाब नहीं देता। वह कहता है उसे कुछ भी मालूम नहीं है। यहाँ पर निशा जो है अग्नि की बेटी के बारे में कहता है। वह कहता है वह रोशनी के लिए ग्राहक ढूंढ कर रखा है, इसलिए वह रोशनी को बेचने वाला है। अग्नि यह सब सुनकर निशा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन निशा जो है उससे बच जाता है। जिसके बाद निशा जैसे ही अग्नि के ऊपर हमला करने वाला था, अग्नि फौरन वहां से भागकर निशा को कमरे में बंद कर देती है और वह वहां से चली जाती है। जिसके बाद जो है निशा हाथ धोकर अग्नि और रोशनी के पीछे पड़ जाता है। वह दोनों जहां भी जाते हैं निशा कैसे करके भी वहां पहुंच जाता था। रोशनी जो है नोटबुक में अपने कान की रिंग के बारे में भी लिखी थी। उसका कहना है कि उसकी रिंग पावर हाउस के पास ही गिरी होगी, क्योंकि एक दिन अग्नि रोशनी को लेकर पावर हाउस गई थी। वहां पर निशा पहले से मौजूद था। अग्नि के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह निशा को मार देती है और इसके बाद निशा की बॉडी को एसिड वाले डब्बे में बंद कर देती है। नर्मदा यह सब पढ़कर सीधा पावर हाउस चली जाती है। वह वहां पर छानबीन करती है, जिससे कि वहां रोशनी की रिंग मिल जाती है। नर्मदा घर आकर रोशनी की डायरी को अपने ड्रॉर में रख देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे नर्मदा एसडीओपी को फोन करके बता देती है कि निशा का केस सॉल्व हो गया है। लेकिन नर्मदा जब उस रात को घर आती है तो वह देखती है कि ड्रावर में नशे की डायरी नहीं है। ड्रॉर में निशा की डायरी को नहीं देख के वो समझ जाती है कि उसके पापा ने ही उस डायरी को छुपाया है, इसलिए वो अपने पापा से कहती है। लेकिन यहाँ पर उसके पापा भड़क जाते हैं, क्योंकि अग्नि ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए यह सब किया था। नर्मदा का पापा यहाँ पर नर्मदा की माँ के बारे में कहता है। दरअसल नर्मदा की माँ एक समाज सेविका थी। वह लोगों की भलाई के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। एक दिन नर्मदा के पापा को किसी का कॉल आता है। वह कहता है कि तुम्हारी बीवी बार बार हमें परेशान कर रही है, उसे अच्छी तरह समझाओ, नहीं तो हम उसे मार देंगे। यह सब सुनने के बाद नर्मदा के पापा डर जाते हैं। वह अपनी बीवी को समझाते हैं यह समाज सेवा छोड़ दो, लेकिन नर्मदा की माँ नहीं सुनती। नर्मदा के पापा पुलिस के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस नर्मदा के पापा की हेल्प नहीं करती। जिसके बाद एक दिन कुछ लोग नर्मदा की माँ को एक कमरे में बंद करके आग लगा देते हैं। नर्मदा उसी टाइम वहां पहुंचती है, लेकिन वह डर के मारे अपनी माँ को बचा नहीं पाती है। नर्मदा का पापा नर्मदा को कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को बचाने के लिए कितने पुलिस वालों से मिला, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे वर्दी से नफरत है। नर्मदा कहती है यह डायरी क्राइम और मर्डर का एविडेंस है, इसे आप इमोशन के साथ मत जोड़िए। इतना बोलकर नर्मदा अपने पापा के पास से वह डायरी ले लेती है। इसके बाद नर्मदा को एक कॉल आता है। उसे उस आदमी से मिलना चाहता था। नर्मदा उस आदमी से मिलती है तो वह आदमी नर्मदा को एक नदी के किनारे ले जाता है। वो आदमी कहता है कि वह पुरुषोत्तम को एक औरत के साथ देखा है। वह लोग किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। नर्मदा को यहाँ पर कुछ जला हुआ दिखाई देता है। वह उस चीज को देखती है तो उसे एक स्टार मिलता है। उसे पता चल जाता है कि यह पुरुषोत्तम का ही स्टार है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम निशा और पुरुषोत्तम को देखते हैं।
दरअसल पुरुषोत्तम को निशा के बारे में पता था कि निशा लड़कियों को किडनैप करके बेच देता है और इसलिए निशा पुरुषोत्तम को पैसा भी देता था। लेकिन आज जो है पैसे के लिए निशा और पुरुषोत्तम के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद निशा जो है पुरुषोत्तम को मार देता है और इसके साथ ही वो पुरुषोत्तम की बॉडी को जला देता है। नर्मदा यह सब जानने के बाद एक डिसीजन लेती है कि वह इस केस के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, जिसके बाद वह दूसरी ओर हम एसडीओपी को देखते हैं जो सारे मीडिया को बुलाकर नर्मदा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नर्मदा ने पहले ही एसडीओपी से कह रखी थी कि वह केस सॉल्व हो गया है। इसलिए एसडीओपी ने इस खबर को मीडिया तक पहुंचाना का फैसला किया था। इसलिए सभी लोग नर्मदा को फ़ोन करते हैं, लेकिन नर्मदा जो है किसी का भी फ़ोन नहीं उठाती। नर्मदा को हम उसके घर में देखते हैं, उसके पास गुलाब भी मौजूद थी। वो नर्मदा को समझा रही थी कि वह मीडिया के सामने आए और इस केस के बारे में बता दे, नहीं तो एसडीओपी नर्मदा को सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन नर्मदा जो है वो सस्पेंड से नहीं डर रही थी। वह गुलाब को निशा की डायरी देती है और उस डायरी में उन लापता लड़कियों के नाम और पता था जिसे कि निशा ने बेचा था। नर्मदा चाहती थी कि उन लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाया दिया जाए, लेकिन उसके बाद नर्मदा ने मीडिया के सामने न आने की वजह से एसडीओपी ने ही अनाउंस करता है कि निशा ने ही पुरुषोत्तम को मारा है और इसके साथ वो निशा की डायरी के बारे में कहते हुए उन सभी लड़कियों को उनके घर पहुंचाने की बात करता है। इसके बाद एसडीओपी जो है वो नर्मदा के ऊपर गुस्सा था, इसलिए वह नर्मदा को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज देता है। इसके बाद जब नर्मदा दूसरी जगह जा रही होती है तब अग्नि और रोशनी भी वहाँ मौजूद थे। यहाँ पर नर्मदा जो है अग्नि को रोशनी की रिंग दे देती है, जिसे देखकर अग्नि बहुत रोती है। यहाँ पर अग्नि जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए निशा को मारी थी और नर्मदा को बहुत अच्छे से पता था कि अगर डिपार्टमेंट को पता चला कि निशा को मारने वाली अग्नि ही है तो वो अग्नि को नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी इस मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।